तुर्कों का आक्रमण पार्ट 2। वेलकम टू एसके एजुकेशन में सुमित केएसपी। दोस्तों, हमने अब तक समझा कि किस तरीके से जब वो दोस्तों जो सुबुक्तगीन था दोस्तों, उसका जो बेटा महमूद गजनी था, वो किस तरीके से दोस्तों भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया था। दोस्तों, हमने उसके अंदर समझ लिया था और दोस्तों उसके अंदर थोड़ा थोड़ा रहता दोस्तों, हम उसको समझने वाले दोस्तों किस तरीके से जब वो उसने दोस्तों हम बता रहे थे दोस्तों कि उसने जयपाल को हरा दिया था। उसके बाद दोस्तों उसने आनंदपाल को हरा दिया। इस प्रकार दोस्तों आक्रमण करते रहा। तो इस प्रकार दोस्तों क्या होता है, जब उसका उससे एक और लड़ाई होती है दोस्तों 1018 ईस्वी के आसपास, गंगा घाटी के इलाके के आसपास दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार जो राजा राज्यपाल थे, उससे उसकी लड़ाई होती है और कन्नौज पर वो आक्रमण कर देता है दोस्तों इस कारण। फिर दोस्तों इसके बाद फिर से होती है दोस्तों 1024 ईस्वी के आसपास थी महमूद गजनी ना दोस्तों। किस तरीके से गजनवी जो भारत का जो गुजरात का इलाका, वहाँ पे जो सोमनाथ था दोस्तों, वहाँ पे लूट कर लेता है 1024 से लगभग 1025 के ईस्वी के आसपास ही दोस्तों ये आक्रमण कर देता है। और वहाँ का जो गुजरात का जो राजा था भीम प्रथम, वो कुछ कर नहीं पाता और फिर दोस्तों वहाँ से लूट के ले जाता है। 3 दिनों के अंदर दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों युद्ध तो चला था मंदिर के पीछे। और फिर क्या होता दोस्तों, पूरा का पूरा जो वहाँ की मंदिर की संपत्ति थी, सोना था, जितना भी था दोस्तों, वहाँ से ले जाता है ये अपनी गजनी की ओर। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब 1125 के बाद सोमनाथ के बाद दोस्तों लूट लेता है पूरा। इसके बाद दोस्तों थोड़ा थोड़ा ना दोस्तों गजनी चला गया। इसके बाद फिर आक्रमण दोबारा करता है दोस्तों 1027 के आसपास ये करता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों, जाटों के विरुद्ध करता है, क्योंकि जब वहाँ से सोमनाथ को लूट के जा रहा था दोस्तों, तो इसके लड़ाई हो गई थी दोस्तों इसी बीच में ही। तो ये दोस्तों जाटों का भी दमन कर देता है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये फिर दोबारा वापस चले जाता है। तो दोस्तों हमने इसके अंदर समझा ना कि किस तरीके से महमूद गजनवी की जो दोस्तों किस तरीके दोस्तों 17 बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों जो 7 जो आक्रमण थे सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमने समझा दोस्तों उसके पास जयपाल और अब्दुल फतेह दाऊद उसके साथ हमला किया था दोस्तों, जो मुल्तान का राजा था, हमने बात की थी दोस्तों। आनंदपाल की हिंदू राज्यशाही था वो दोस्तों, उसके बारे में हमने बात की। थानेश्वर के पास दोस्तों राजा राम था, उसके बारे में हमने बात की दोस्तों। एक राज्यपाल कन्नौज का हो गया दोस्तों। विद्याधर दोस्तों कलिंजर का था। इसके बाद दोस्तों विद्याधर दोस्तों और जो भीम प्रथम था सोमनाथ का था दोस्तों। ये हमने पहले ही बता ही दिया था। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करने वाले दोस्तों कि किस तरीके से महमूद गजनवी जैसे भारत पर आक्रमण कर दिया था ना, तो उसके प्रभाव क्या पड़े भारत के ऊपर। अब दोस्तों आपको पता होगा इसके धीरे धीरे से पता लगने लग गया था दोस्तों कि जो भारतीय राजनीति है धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। और पंजाब सिंध और मुल्तान का इलाका तो धीरे धीरे दोस्तों वहाँ पे मुस्लिमों के कंट्रोल में आने लगा था। तो दोस्तों हम यहाँ से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रभाव पड़ रहा था कि यहाँ से जो दोस्तों मुगल साम्राज्य भी आने वाला था, तो दिल्ली सल्तनत भी आने वाली थे। तो इस प्रकार दोस्तों भारत के विदेशी आक्रमण के द्वारा दोस्तों रास्ते खुल जाते हैं कि अब कोई भी यहाँ से भारत हिंदू को उस प्रवास के माध्यम से चला आएगा। फिर दोस्तों क्या होता है, भारतीय जो कला थी उसका नष्ट धीरे धीरे होता गया दोस्तों इसके बाद। और जो भारत के जो दोस्तों धन था वो गजनी पहले ही लूट के ले गया। इस प्रकार दोस्तों पूरा का पूरा यहाँ से लूट के ले गया। और जो पूरा का पूरा दोस्तों अपनी पूरी सत्ता हथिया ली इसने। और 1178 के आसपास दोस्तों मोहम्मद गोरी आता है, वो भी गुजरात पर आक्रमण करता है। और उस वक्त दोस्तों इस समय जो शासक था वो था दोस्तों भीम द्वितीय, उसके साथ आक्रमण कर देता है दोस्तों। फिर इसके बाद देखो दोस्तों, वैसे तो दोस्तों एक और जो इसकी लड़ाई थी ना, तो ये हार जाता है दोस्तों, जो मोहम्मद गोरी था। इसके बाद हार जाता है दोस्तों, ये वापस चला जाता है पंजाब के रास्ते। फिर इसने क्या करता है दोस्तों कि 1081 के आसपास ही दोस्तों दोबारा पंजाब पर आक्रमण करता है। और पंजाब का आक्रमण दोस्तों जो दोस्तों उसके अंदर जो गजनी वंश का जो खुसरो मालिक शासक था ना वहाँ का, तो उसके ऊपर युद्ध कर देता है दोस्तों। ध्यान समझना, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, मेंस में भी लिखना पड़ता है ये सब चीज़ें। इसके बाद दोस्तों क्या होता है ना, जैसे वो आक्रमण करता है तो संधि बना लेता है। फिर इसके बाद दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण था वो तो दोस्तों 1191 में तराइन का युद्ध, मोहम्मद गोरी के साथ उसकी लड़ाई होती है, पृथ्वीराज जो मोहम्मद गोरी था वो पृथ्वीराज चौहान की। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मोहम्मद गोरी हार जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों जो आखिरी लड़ाई होती है ना, लगभग दोस्तों 1192 के आसपास लड़ाई होती है। तो जब 1192 के आसपास ये युद्ध होता है ना, तो इस समय दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तो पराजित हो जाते हैं दोस्तों। कोई कहता है कि ये इसलिए पराजित हो गए थे कि जो जयचंद्र था उसकी वजह से हो गए थे। तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ध्यान समझने में बता रहा हूँ।
इसके बाद दोस्तों जैसे ही मैं बता चुका था दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने में आक्रमण किए थे दोस्तों, उसको कौन कौन से थे दोस्तों, ध्यान से समझना है। तो दोस्तों ये वाले जो जब इसने आक्रमण कर दिया दोस्तों, एक और बार आक्रमण करता दोस्तों 1194 में मोहम्मद गोरी था दोस्तों, कन्नौज पे आक्रमण कर देता है। जो शासक था जयचंद था। अब दोस्तों तो इसी को ही दोस्तों चंदावर का युद्ध कहा जाता है दोस्तों। जयचंद और जो पृथ्वीराज चौहान था, इसके आपसी संबंध थे ना, चाचा ऐसे जैसे रिश्तेदारी होती है इस तरीके से संबंध थे। तो दोस्तों इसने धोखा दे दिया था जयचंद ने। तो इसके बाद दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। इसी तरीके से दोस्तों धीरे धीरे ही मुस्लिम जो शासक थे दोस्तों भारत के अंदर आने लगे थे दोस्तों। तो इसी समय दोस्तों भारत के अंदर आने ही लगे थे। तो दोस्तों अब हमने इसके अंदर समझा दोस्तों किस तरीके से क्या क्या होता। अगली वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे दोस्तों कि किस तरीके से जो दोस्तों मोहम्मद गोरी की जो भारतीय में किस तरीके से उसने आक्रमण करी है दोस्तों, ये हम लाइन से समझेंगे दोस्तों। उसके अंदर ये भी समझेंगे दोस्तों कौन कौन से विद्वान आए थे। अल बिरूनी के बारे में दोस्तों समझेंगे कि किस तरीके से अल बिरूनी भारत के अंदर आया, उसने संस्कृत भाषा को पढ़ा। तो ये सब दोस्तों हम उसके अंदर समझ लेंगे। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई ये भी हम उसके अंदर समझेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।